नमस्कार, मैं हूं कमरुद्दीन खान। एमपी में 28 उम्मीदवारों के लिए चुनावी रण सज चुका है। सियासी घमासान जारी है, जुबानी तीर भी चल रहे हैं, एक दूसरे पर वार प्रतिवार जारी है। सभी मतदाताओं को साधने में लगे हैं। सियासी जंग के इस रण की ऐसी ही तमाम खबरों के साथ हम हाजिर हैं अपने खास प्रोग्राम उपचुनाव के रण के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं। और उपचुनाव के रण की शुरुआत एक बड़ी खबर से। छत्तीसगढ़ की एक सीट मरवाही पर हो रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने डॉक्टर गंभीर सिंह को अपना उम्मीदवार बना दिया है। अभी तक कांग्रेस के प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है, आज ही ऐलान होगा। हालांकि बीजेपी ने पहले प्रत्याशी की घोषणा कर मानसिक रूप से कांग्रेस पर बढ़त बना ली है। तो बीजेपी ने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर गंभीर सिंह होंगे मरवाही में उम्मीदवार। बीजेपी ने मानसिक तौर पर एक बढ़त बना ली है। अभी कांग्रेस के प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। और हालांकि जो पैनल भेजा गया है कांग्रेस की तरफ से, 4 नामों का पैनल है, वो दिल्ली भेजा गया है। हाई कमान उस पर आज फैसला लेगा और आज कांग्रेस की जो सूची है वो आ जाएगी। सूची के उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो जाएगा। हालांकि उस सूची में, उस पैनल में डॉक्टर के ध्रुव सबसे आगे थे और हो सकता है मरवाही में डॉक्टर बनाम डॉक्टर का मुकाबला हो। तो समाज सेवी भी हैं डॉक्टर गंभीर सिंह और उनकी अच्छी खासी पकड़ भी है मरवाही में, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर सोची समझी रणनीति के तहत डॉक्टर गंभीर सिंह को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। और ज्यादा बातचीत के साथ हमारे सहयोगी रायपुर से सुरेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, बीजेपी ने पारंपरिक तौर से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और डॉक्टर गंभीर सिंह होंगे मरवाही के उम्मीदवार। क्या सोचकर भरोसा जताया गया डॉक्टर गंभीर सिंह पर? देखिए कमरुद्दीन, जिस तरह से आपको बता दूं कि जो डॉक्टर गंभीर सिंह हैं, ये जो पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। और क्योंकि अमर अग्रवाल को ही दायित्व सौंपा गया है मरवाही विधानसभा के उपचुनाव का, वहां पर उनको जो है बनाया गया है मरवाही चुनाव की सीट को लेकर। तो उन्होंने जिस तरह से नाम को सजेस्ट किया था, इसलिए डॉक्टर गंभीर सिंह को वहां से जो प्रत्याशी की घोषणा बीजेपी ने आधिकारिक रूप से कर दी है। साथ ही इनके बारे में जिस तरह से, क्योंकि ये बिलासपुर से जुड़े हुए थे, काफ़ी गौड़ समाज में काफ़ी अच्छा इनकी पकड़ है, दखल है, तो इसलिए इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस इलाके में गौड़ जो आदिवासी हैं, बैगा आदिवासियों की अच्छी खासी वोट बैंक है वहाँ पर, तो इसलिए उनको खड़ा किया गया है। और जिस तरह से अभी जो कांग्रेस की तरफ से, हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, रेस में पहले नंबर पर डॉक्टर के ध्रुव जो है, उनका नाम सबसे पहले आ रहा है। अगर के ध्रुव को कांग्रेस टिकट देती है तो डॉक्टर गंभीर सिंह और के जो ध्रुव हैं डॉक्टर, इनकी दोनों की टक्कर जो है अच्छी खासी टक्कर होगी। तो इस तरह से जो है बीजेपी ने घोषणा हालांकि कर दी है। और उनकी पृष्ठभूमि में है कि वो डॉक्टर रहे हैं, काफ़ी समय से जो है सामाजिक उनका अच्छी उनकी पकड़ है। तो सामाजिक पकड़ के चलते जिस तरह से बीजेपी ने इनको टिकट दिया है, तो बीजेपी को वहाँ पे लाभ मिल सकता है। और जिस तरह से मरवाही के इतिहास की बात करें तो अभी तक सिर्फ 2 बार मरवाही विधानसभा जो सीट है वो बीजेपी के पाले में रही है। और जितने भी चुनाव हैं, 12 चुनाव हो चुके हैं वहाँ पर विधानसभा के, उसमें से 10 बार कांग्रेस की जीत हुई है। कांग्रेस की परंपरागत सीट है वो। तो इस तरह से वहाँ पर जीतना कोई आसान नहीं होगा। हालांकि साल 2018 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी दूसरे नंबर पे थी और कांग्रेस की जमानत तक जब्त हो गई थी। तो इस बार का जो चुनाव होगा, अगर के ध्रुव को टिकट मिलता है, कांग्रेस उनको प्रत्याशी चुनती है, तो ये माना जाए कि वहाँ पर अच्छी खासी टक्कर होगी। हालांकि अभी जोगी कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पिछले 10 दिन से जो जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमित जोगी, वहाँ पर अपना कैंप जमा के रखे हुए हैं। तो वो सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर अपना प्रचार कर रहे हैं और लगातार सरकार पर भी हमला कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के प्रत्याशी गंभीर सिंह को टिकट दिया है बीजेपी ने, तो ये माना जाए कि ये टक्कर काफ़ी बड़ी टक्कर होगी। और जो कांग्रेस का जो प्रत्याशी होगा उसके लिए एक बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ये सामाजिक अच्छी पकड़ रखते हैं। तो अब माना जाए कि जिस तरह से कमरुद्दीन की अब आने वाला जो समय है, कांग्रेस आज शाम तक ही अपनी घोषणा कर देगी। हालांकि कांग्रेस का साफ तौर से जो टिकट का जो घोषणा हुई है बीजेपी की, उसमें साफ तौर से कहना है
कि टिकट किसी को मिल जाए, कांग्रेस की जीत मरवाही में पक्की है। बिल्कुल, तो कांग्रेस का आत्मविश्वास भी कम नहीं है। हालांकि बीजेपी ने मानसिक तौर पर ही सही बढ़त बनाने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका। तो रायपुर से बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी की घोषणा के बाद कांग्रेस का बयान सामने आया। चुनाव समिति की बैठक में संभावित नामों पर चर्चा हो चुकी है। हाई कमान के फैसले के बाद प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। मरवाही उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का ही प्रत्याशी जीतेगा। तो कांग्रेस ने बड़ा बयान दिया है, कहा है कि पैनल हमने भेज दिया है दिल्ली, और दिल्ली से आज ही फैसला हो जाएगा कि कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। मरवाही जो कि साख का सवाल बनी हुई है तीनों ही पार्टियों के लिए। बीजेपी ने हालांकि डॉक्टर गंभीर सिंह को यहां से मैदान में उतारा है, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने इसकी घोषणा नहीं की है। लेकिन आज शाम को अभी कुछ वक्त में इसका फैसला हो जाएगा कि मरवाही से कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान का तूफानी दौरा लगातार जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी प्रत्याशी रक्षा सिरोनिया के प्रचार के लिए दतिया के भांडेर के उनाव पहुंचे, जहां उन्होंने बूथ सम्मेलन को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। तो भांडेर प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। उपचुनाव के रण में कूद चुके हैं। तूफानी दौरा लगातार जारी है। दतिया पहुंचे थे वो, रक्षा सिरोनिया के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दतिया पहुंचे थे, जहां पर बूथ सम्मेलन को संबोधित किया। भांडेर प्रत्याशी रक्षा सिरोनिया के पक्ष में प्रचार करते नजर आ रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। भारतीय जनता पार्टी के सिंह सैगर जी, प्रमोद पुजारी जी बूथ पर खासी पकड़ करने की कोशिश है, और कहते हैं अगर बूथ मैनेज हो जाता है तो चुनाव जीतने में बेहद ही आसानी हो जाती है। तो इसी रणनीति को बीजेपी आगे बढ़ाते हुए इस चुनाव प्रचार में जा रही है। कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही है, कार्यकर्ताओं में जोश भरा जा रहा है और बूथ सम्मेलन किया जा रहा है, ताकि जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर्स हैं, वो हमेशा जोश से लबरेज रहें और पार्टी के लिए काम करते रहें। और बड़ी खबर मुरैना से, जहां पर शिवराज सुमावली पहुंच चुके हैं। विधानसभा बागचीनी इलाके में कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है और सीएम कार्यकर्ताओं में भी यहां जोश भरेंगे। तो कुल मिलाकर हर तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। शिवराज इस वक्त सुमावली पहुंच चुके हैं। पार्टी की जीत के लिए कार्यकर्ताओं को मंत्र देंगे कि कैसे आगे बढ़ा जाए। बागचीनी इलाके में कार्यकर्ता सम्मेलन है, कार्यकर्ताओं में सीएम जोश भरेंगे। तो शिवराज सिंह चौहान अब सुमावली विधानसभा पहुंच चुके हैं। बागचीनी इलाके में कार्यकर्ता सम्मेलन है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अशोकनगर के राजपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने यहां पार्टी प्रत्याशी आशा दोहरे के लिए लोगों से वोट की अपील की। कमलनाथ ने बाद में कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शामिल हुए और चुनाव में पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए जोर शोर से लगने को कहा। इधर उपचुनाव के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम पंचायत, सामुदायिक भवन और सामुदायिक परिसरों का लोकार्पण किया। 33 जिलों की ग्राम पंचायतों में 318 ग्राम पंचायत भवन, 262 सामुदायिक भवन, 1004 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का लोकार्पण सीएम ने किया। लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचों सरपंचों से बात भी की। पंच परमेश्वर की राशि के बारे में पंचों ने कहा कि उनकी सरकार वापस आने पर फिर से राशि मिलनी शुरू हो गई है। पिछली सरकार ने योजना को बंद कर दिया था। विकास के काम गांव में किसी भी कीमत पर थमने नहीं दिए जाएंगे। अभी भी 1336 ग्राम पंचायत भवन बन रहे, 2448 सामुदायिक भवन बन रहे, 9353 सामुदायिक स्वच्छता परिसर बन रहे, 13,137 काम जिनकी लागत 820 करोड़ 94 लाख है,
820 करोड़ 94 लाख, इनमें से 9,697 पे काम चालू हो गया और बाकी का भी काम प्रारंभ होने वाला है। मेरे गांव के बहनों और भाइयों, गांव विकास की दौड़ से अछूते नहीं रहेंगे और गांव को शहरों की सुविधा देकर ही हम चैन की सांस लेंगे। मैंने बात करते करते आपको बताया किसानों के लिए अद्भुत योजना बनी, 6,000 में 4,000 रुपया जोड़ के कुल 10,000 रुपए की राशि देने की, सही अर्थों में किसान की आय दुगना करने का हमारा ये अभियान है। जितने गरीब अभी बने, जिनके पास कच्ची छतें हैं, 2011 तक की सूची के पक्के मकान तो बन गए, लेकिन बाकी भी जो रहे हैं आप चिंता मत करना, 3 साल में सबको पक्की छत उपलब्ध करवा दी जाएगी। और 3 साल के अंदर ही, जैसे बात करते करते मैंने बताया है, हर गांव में नल जल योजना का पानी देंगे। एक और नई योजना हम बना रहे हैं, खेत सड़क योजना, खेत संपर्क योजना, क्योंकि गांव की सड़कें तो लगभग बन गई है, तेजी से बन रही है। कई सड़कों का मैंने लोकार्पण पिछले दिनों किया है। मुझ पे यह आरोप लगाते हैं लोग कि मैं तो नारियल लेके चलता हूं। अरे भैया, तुम्हारे दिल में तड़प ही नहीं है विकास की। अब नारियल लेके चलता हूं तो नारियल तो अच्छी चीज है, भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है। मेरी भगवान तो मेरी जनता ही है, तो जनता मांगती है, मैं जनता को समर्पित करता हूं। लेकिन केवल नारियल का सवाल नहीं है, कोई झूठे नारियल फोड़ने का काम नहीं होता। यथार्थ में काम स्वीकृत होते हैं, काम पूरे होते हैं, तब लोकार्पण होता है और नए काम हम चालू करते हैं। पैसे की कमी गांव के विकास में किसी भी कीमत पर नहीं आने दी जाएगी। मैं सभी सरपंच भाइयों बहनों को, पंचायत राज के प्रतिनिधियों को, मेरे विधायक सांसदों को आश्वस्त करता हूं, कोई कमी नहीं रहेगी। एक तरफ गांव में विकास के काम और दूसरी तरफ गरीब और किसानों को एक के बाद एक कई सुविधाएं संबल योजना में फिर से चालू कर दी। आपकी जिम्मेदारी है, आप ध्यान रखें कि संबल के हितग्राहियों को तत्काल राहत मिलनी चाहिए, योजनाओं का लाभ मिलनी चाहिए। इधर उपचुनाव की लड़ाई गद्दार, साधु और शैतान से होते हुए अब राक्षस पर आ गई है। छतरपुर की बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राम सिया भारती ने बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी पर इशारों में निशाना साधा और उन्हें काल नेमी कह डाला। राम सिया भारती ने कहा कि हनुमान जी की तरह इस बार करना है संहार। रामायण में काल नेमी का मायावी राक्षस के रूप में उल्लेख है। कांग्रेस प्रत्याशी राम सिया भारती ने कहा कि मुझे जिताइए, मैं राम राज्य लाऊं। आप लोगों ने रामचरितमानस में एक प्रसंग देखा होगा और सुना भी होगा, काल नेमी सुना था, काल नेमी को सुना था। वो था नहीं वैसा, केवल बना बनाया था नहीं। काल नेमी संत था क्या? नहीं था ना, केवल बना बनाया था। ऐसे इन्होंने वहां से आकर के काल नेमी बनने का काम किया और हम लोग समझ नहीं पाए और हमें उनकी असलियत का, जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी ने काल नेमी की पहचान की थी कि ये वास्तव में काल नेमी है। अच्छा एक बात बताओ, फिर हनुमान जी ने क्या दुर्दशा की थी काल नेमी की? आप लोगों का बल चाहिए और मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि एक प्रकार से नहीं, हमारे बड़ा मलहरा की जनता 3 प्रकार से सुखी रहेगी। रामचरितमानस में कहा, दैविक भौतिक पापा और राम राज्य का हो नहीं जाता। राम राज्य तो राम के सहारे आगे बढ़ रही हैं राम सिया भारती। कांग्रेस प्रत्याशी राम सिया भारती के राक्षस वाले बयान पर बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी ने पलटवार किया। लोधी ने कहा कि भगवा पहनने से कोई संत नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि चुनाव में आज भी बाबा बने सभी घूम रहे हैं। भगवा पहनने से, मैं बार बार कहता हूँ, भगवा पहनने से भी संत नहीं हो जाते। कंप्यूटर बाबा घूम रहे हैं, मिर्ची बाबा घूम रहे हैं, ऐसे बहुत से बाबा घूम रहे हैं, अब संत थोड़ी है। उपचुनाव के रण में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। मंदसौर में प्रचार के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार राकेश पाटीदार प्रचार के दौरान गोबर लीपते नजर आए। ये देखिए आप, मतदाताओं को रिझाने के लिए उम्मीदवार राकेश पाटीदार गोबर लीप रहे हैं। प्रत्याशी का गोबर लीपने का वीडियो वायरल हो चुका है। इधर सांवेर उपचुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले को लेकर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी और प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सांवेर के नगर अध्यक्ष इरशाद पठान पर भी केस दर्ज किया गया।
बिना इजाजत के जन्मदिन मनाने और भीड़ इकट्ठा करने का आरोप इन तीनों नेताओं पर लगा है। सांवेर के वार्ड नंबर 2 में टेंट लगाकर बर्थडे पार्टी का आयोजन किया जा रहा था और लोगों को भोजन भी कराया जा रहा था। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम पंचायत, सामुदायिक भवन और सामुदायिक परिसरों का लोकार्पण किया। 33 जिलों की ग्राम पंचायतों में 318 ग्राम पंचायत भवन, 262 सामुदायिक भवन, 1004 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का लोकार्पण सीएम ने किया। लोकार्पण करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचों, सरपंचों से बात भी की। पंच परमेश्वर की राशि के बारे में पंचों ने कहा, उनकी सरकार वापस आने पर फिर से राशि मिलनी शुरू हो गई। पिछली सरकार ने योजना को बंद कर दिया था। ध्यान रखिएगा कि विकास के काम गांव में किसी भी कीमत पर थमने नहीं दिए जाएंगे। अभी भी 1336 ग्राम पंचायत भवन बन रहे, 2448 सामुदायिक भवन बन रहे, 9353 सामुदायिक स्वच्छता परिसर बन रहे, 13,137 काम जिनकी लागत 820 करोड़ 94 लाख है। 820 करोड़ 94 लाख, इनमें से 9,697 पे काम चालू हो गया और बाकी का भी काम प्रारंभ होने वाला है। मेरे गांव के बहनों और भाइयों, गांव विकास की दौड़ से अछूते नहीं रहेंगे और गांव को शहरों की सुविधा देकर ही। तो कोरोना काल में हो रहे उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दांव चला। कांग्रेस ने अपने मिनी वचन पत्र में ऐलान किया कि कोरोना संक्रमण से परिवार के मुखिया के मौत होने पर परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दी जाएगी। कोरोना प्रभावित क्षेत्र के फुटकर दुकानदार को 50,000 का लोन बिना कर्ज के दिया जाएगा। वहीं कोरोना को राजकीय आपदा घोषित किया जाएगा और उससे होने वाली मौत पर अनुग्रह राशि दी जाएगी। इधर बीजेपी की नगर कार्यकारिणी का गठन सांवेर उपचुनाव के तत्काल बाद होगा। इसके लिए विधायकों और पूर्व विधायकों ने नाम दे दिए हैं। हालांकि कुछ नामों को लेकर विवाद के स्थिति है, इस वजह से पहले भी नगर कार्यकारिणी का गठन रुक चुका है और अब उपचुनाव कारण बना है। इस बार जिन नेताओं की पार्षद टिकट पर दावेदारी है, उन्हें अवसर न देना तय हुआ है। हालांकि ऐसे नेता खुद भी नहीं चाह रहे हैं कि वह कार्यकारिणी में आकर टिकट का दावा कमजोर करें। नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने कहा कि नगर टीम को लेकर पहले दौर की चर्चा हुई है। वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी। तो एमपी की 28 सीटों में से एक सीट बुरहानपुर की नेपा नगर भी है, जिस पर उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव में अखबारी कागज कारखाना नेपा लिमिटेड सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हर चुनाव में नेपा लिमिटेड सियासत के केंद्र बिंदु पर रहता है। नेपा लिमिटेड को लेकर वर्तमान सांसद नंद कुमार सिंह चौहान और पूर्व सांसद अरुण यादव आमने सामने हैं। देखिए रिपोर्ट। यह है बुरहानपुर का अखबारी कागज कारखाना नेपा लिमिटेड। नेपा लिमिटेड एक बार फिर सुर्खियों में है क्योंकि यहाँ उपचुनाव पूरे हैं। नेपा नगर में 3 दशकों से जब भी कोई चुनाव होता है तो अखबारी कागज का ये कारखाना प्रमुख मुद्दा बन जाता है। नेपा लिमिटेड को यूपीए सरकार में 1200 करोड़ का रिवाइवल पैकेज और उसके बाद मोदी सरकार ने 469 करोड़ का पैकेज दिया, लेकिन अभी भी नेपा लिमिटेड में कागज का उत्पादन पूरी तरह से बंद है। मतदाता अब चुनाव के समय 1200 करोड़ और 469 करोड़ का हिसाब चाहते हैं और आने वाले दिनों में जो भी नेपा नगर का विधायक बनेगा उसकी इस कारखाने को लेकर क्या भूमिका रहेगी, यह भी जानना चाह रहे हैं। जो भी प्रत्याशी जो सोचते हैं कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं, लोगों का प्रतिनिधित्व करूं, मैं उनसे सिर्फ एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या उन लोगों ने कभी सोचा नेपा मिल जो कि नेपा नगर की आजीविका है, वहां की मेन लाइफलाइन है, उस वहां की नहीं बुरहानपुर जिले की भी लाइफलाइन है, वो नेपा मिल आज कई वर्षों से बंद पड़ी है। उसे रिवाइवल पैकेज भी मिले, लेकिन क्या उस रिवाइवल पैकेज का सदुपयोग हुआ?
मेरा एक सवाल है जनप्रतिनिधियों से, सभी पार्टियों के, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो हिसाब दे पाएंगे? बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नंद कुमार सिंह चौहान 1996 से लेकर आज तक नेपा लिमिटेड को बीमारू उद्योग से उबारने से लेकर मोदी सरकार के दिए 469 करोड़ के पैकेज पर अपनी पीठ थपथपा रखे हैं और जल्द नेपा लिमिटेड में अखबारी कागज के उत्पादन शुरू होने का दावा कर रहे हैं। बने उस समय के भारी उद्योग मंत्री जो बाद में स्पीकर बने, मनोहर जोशी, उनको नेपाल आया और लगभग 100 करोड़ रुपए का जो नेपा मिल पे कर्ज था वो उतरवाया, कर्मचारियों का ग्रेडेशन करवाया, दौर आगे बढ़ता गया। मोदी जी के काल में 469 करोड़ रुपए मैंने नेपा मिल को भारत सरकार से ली। उधर पूर्व सांसद और पीसीसी चीफ अरुण यादव भी अपनी पीठ थपथपा रखे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2001 में नेपा लिमिटेड को बचाने की तैयारी कर ली गई थी। हमारे मंत्री रहते 1200 करोड़ रिवाइवल पैकेज लाया गया। उन्होंने नेपा लिमिटेड की दुर्दशा के लिए केंद्र की मोदी सरकार और सांसद नंद कुमार सिंह चौहान को जिम्मेदार ठहराया। मैं जब मुझे मंत्री में बना तो हमने जो पैसा आवंटित किया था करीब 2008-9 में, शायद 10 में शुरू किया था हम लोगों ने, और उसके बाद आज 8-9 साल हो गए। न तो उस पैसे का कोई लेखा जोखा है और न ही मिल का जो रिवाइवल का पैकेज हमने दिया तो उसको कोई काम हो गया, और अभी भी मिल का काम अधूरा है। मुझे तो यहाँ तक बताया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर था वो भी छोड़ के चला गया है। तो ये तो नीति का सवाल मुझे डाउट होने लगा है कि क्योंकि 2001-2 में भी जब माननीय नंदू भैया हमारे सांसद थे और भाजपा की सरकार देश में थी, उस जमाने में भी मिल को औने पौने दाम में बेचने की कार्रवाई शुरू की गई थी। बहरहाल जो भी हो, नेपा मिल आज भी अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। अब देखना होगा कि इस उपचुनाव में जनता को नेपा मिल के लिए क्या आश्वासन मिलता है और इसका कितना असर उम्मीदवारों की जीत हार पर पड़ता है। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर। तो उपचुनाव के रण में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।